we are going to start this chopper type DC voltmeter. जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है आप लोगों को, चॉपर टाइप डीसी एम्पलीफायर देन वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर तो कैसे वर्क करता है, डीसी वोल्टमीटर हमने कल की क्लास में देख लिया। अब हमें देखना है कि एक नए टाइप का जो अलग अलग प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जैसे कि इसका नाम ही है एम्पलीफायर। तो सबसे पहले जो आपको सर्किट दिख रहा है, स्क्रीन सर्किट दिख रहा है, जिसमें कि अलग अलग एलिमेंट्स लगे हैं। आप लोगों के बिल्कुल ये मुझे पता है कि पहले शायद आप लोगों ने नहीं किसी ने देखा हो तो वो अलग बात है, बट दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ सर्किट। बट आगे इन फ्यूचर आपको ईडीसी में और बाकी के सब्जेक्ट्स में ऐसे सर्किट लगातार मिलेंगे। तो देख लेते हैं कि इस सर्किट में अलग अलग क्या एलिमेंट्स लगे हुए हैं। आप लोग बताइएगा अगर आप लोगों को पता है मुझे। सबसे पहले ये प्लस वीसीसी सबसे पहले, एंड माइनस वीई, ये क्या है? क्या लैंडस्केप मोड में कर लीजिए ना मैम। नहीं क्लियर विजिबल है, ये मैंने पहले ही पूछा था। ठीक है, तो अब बताइए। क्लियर है मैम? यस मैम। इरेजर कहाँ गया? ये लैंडस्केप मोड में नहीं जा रहा है बेटा, इसमें। ओके अभी भी ठीक है मैम, अभी भी क्लियर है। ठीक है। कौन वाला ज्यादा सही है बताइएगा, किस मोड में? किस मोड में ज्यादा सही है? मैम, जो सेकंड वाला भी आया था उसमें। यस यही? मैम, अब ठीक है। यस मैम। वाला ठीक है। ठीक है। नो मैम। नहीं, हम प्रीवियस वाला मैम। मैम इससे Previous? पहले था। अच्छा यस मैम। ठीक है। यस मैम, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे है बीसी। यस मैम। मैम ऊपर चला गया। यस, फिर मैम डिस्टॉर्ट हो गया। अब ठीक है? यस मैम। अभी ठीक है सभी के लिए? मैम फिर डिस्टॉर्ट हो गया। अब यस मैम, अब ठीक है। ठीक है सभी के लिए? ठीक है यार? मैम चेंज होता है मैम टाइम टू टाइम। अभी का मोड बताओ, ये सही है या नहीं? मैम अभी ठीक हो गया। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे प्लस वीसीसी माइनस वीई सभी को दिख रहा है? दिस इज प्लस वीसीसी एंड दिस इज माइनस वीई। मैम फिर चेंज प्लस हो वीसी गया। चेंज हो गया? क्या चेंज हुआ मैम है? अब ठीक है। अभी तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है मेरे स्क्रीन पे तो मैम कुछ वो भी एक और सॉलिड स्टेट वाली वोल्टमीटर आ जाती है बार बार। यस। मैम नाउ क्लियर, कंटिन्यू मैम। ठीक है, यहाँ पे प्लस वीसीसी और माइनस वीई जो आप लोगों को दिख रहा है, ये पॉजिटिव पावर सप्लाई और नेगेटिव पावर सप्लाई है। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे Q1 एंड Q2 दो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। और इसके अलावा एक यहाँ पे जो दिख रहा है आपको सबसे डीसी इनपुट जहाँ पे हमने दिया है लेफ्ट साइड में, ये जो स्टेज है ये है आपका एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अगर आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में कहीं पे पढ़ा होगा
तो अच्छी बात है, अदरवाइज अभी आपके इस सेमेस्टर में डिटेल में है ये। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर लगा हुआ है फर्स्ट स्टेज में। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है ये है बैलेंस्ड ब्रिज एम्पलीफायर। ये जो बीच के जो सर्किट लगे हुए हैं ये एक बैलेंस्ड ब्रिज का सर्किट है, जो कि जो भी इनपुट आ रहा है उसको एम्पलीफाई करने का काम करता है और उसके बाद हम आउटपुट लेते हैं। ये सर्किट आपको ऐसा नहीं है कि यही सर्किट है आपके चॉपर टाइप एम्पलीफायर का, ये एक एग्जाम्पल बताया गया है, एग्जाम्पल ऑफ डीसी एम्पलीफायर। और डीसी एम्पलीफायर का एग्जाम्पल इसलिए बताया गया है क्योंकि इन चॉपर टाइप डीसी एम्पलीफायर we do not use DC amplifier because of the limitation of this amplifier। इस एम्पलीफायर की लिमिटेशंस होती हैं क्या? क्योंकि ये जो भी इनपुट सिग्नल आ रहा है उसको एम्पलीफाई तो करता है, बट इसमें जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको Q1 एंड Q2 दो ट्रांजिस्टर दिख रहे हैं। और ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी, ट्रांजिस्टर से थोड़ा बहुत फैमिलियर है आप लोग या बिल्कुल भी नहीं पता है ट्रांजिस्टर के बारे में? हेलो मैम 11-12 में पढ़ा था मैम, उसके बाद नहीं। उसके अलावा उसके बाद अभी तक नहीं पढ़ा ट्रांजिस्टर, कोई बात नहीं। तो अभी एक बेसिक जो ट्रांजिस्टर का नॉलेज होता है वो आप लोग समझ लीजिए कि ट्रांजिस्टर होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस और ये ट्रांजिस्टर के साथ अगर मेन काम जो होता है ट्रांजिस्टर आप अलग अलग टाइप के पढ़ेंगे। ये बेसिक है आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर Q1 एंड Q2 नाम से जो आपको दिख रहा है यहाँ पे बीजेटी है। और इसके अलावा ये जो सबसे इनपुट स्टेज में जो FET है ये भी एक ट्रांजिस्टर ही है, लेकिन ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। तो जो बीजेटी है इनका काम होता है इनपुट में जो भी करंट आ रही है उसको एम्पलीफाई करके आउटपुट में देना। ये एम्पलीफाई तो करते ही हैं, पर क्योंकि यहाँ पे 3 टर्मिनल होते हैं, एक P और एक N और तीसरा P या तो फिर NPN, ये दो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें डाउनवर्ड एरो दिख रहा है, सभी को Q1 Q2 में। यस मैम। Yes, ma'am. ये जो डाउनवर्ड एरो है ये शो करता है कि ये आपके एनपीएन ट्रांजिस्टर हैं। अगर इनसाइड एरो होता तो वो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता। अब ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसमें तीन आपके जो रीजन होते हैं, बेस, एमीटर और जंक्शन होता है। बेस, एमीटर और कलेक्टर होता है। कलेक्टर से हम आउटपुट लेते हैं। एमीटर अभी इस केस में कॉमन है और इनपुट जो दिया गया है वो बेस में दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मेन काम दिया जा रहा है इन दोनों Q1 एंड Q2 का वो ये है कि इसके इनपुट, मतलब ये जो बीच वाला टर्मिनल दिख रहा है एक स्ट्रेट लाइन से जो लगा हुआ कनेक्टेड, ये जो टर्मिनल है, यहाँ पे ये जो टर्मिनल है ये है आपका बेस। यहाँ जो इनपुट करंट आ रही है वो एम्पलीफाई होकर के आगे फॉरवर्ड हो रही है। सिमिलरली दूसरा वाला जो ट्रांजिस्टर है उसके बेस में भी जो करंट जा रही है वो एम्पलीफाई होकर के आगे फॉरवर्ड हो रही है। और यहाँ पे एक मीटर जैसा आपको दिख रहा है, ये जो RM लिखा हुआ है, मतलब ये एक मीटर है, PMMC मीटर है, जो कि जो भी एम्पलीफाइड करंट आ रही है उसको यहाँ पे ये शो कर रही है कि क्या वैल्यू है उस करंट की आफ्टर एम्पलीफिकेशन। Is it clear to everyone? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये जो सर्किट है ये सर्किट प्रॉपर वर्क करता है, अपने आप में ये कंप्लीट है। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं ये ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है। ट्रांजिस्टर के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि इसका एक एम्पलीफिकेशन फैक्टर, मतलब कि एक करंट गेन होता है, करंट गेन बीटा, जिससे हम डिनोट करते हैं बीटा से, विच इज इक्वल टू आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। इस केस में वो होती है कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय बेस की करंट, IC डिवाइडेड बाय IB। और वो फैक्टर जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि तीन लेयर्स होती हैं, N, P, N देन N। तो आपके दो डायोड के जंक्शन फॉर्म होते हैं। आप लोग डायोड अभी पढ़ रहे हैं, डायोड में PN जंक्शन फॉर्म होता है। PN जंक्शन में दो टाइप के कैपेसिटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, पढ़ा आप लोगों ने? यस मैम। पढ़ा या नहीं? यस मैम। कौन कौन से दो टाइप के कैपेसिटेंसेस फॉर्म होते हैं? नहीं पढ़ा क्या?
पढ़े हैं आप लोगों ने? डायोड की करंट तो पढ़ी होगी। आईडी इज इक्वल टू क्या होती है डायोड करंट की इक्वेशन? डायोड करंट की इक्वेशन क्या होती है? मैम I0 into 1 minus e to power मीटा अपॉन VT। इंटू ई टू द पावर, ई टू द पावर क्या होता है? मीटा अपॉन VT। VD बाय ईटा VT, ऐसा कुछ? यस मैम। VD बाय ईटा VT में जो VT टर्म है वो VT टर्म क्या होती है? थर्मल VT वोल्टेज। टर्म थर्मल वोल्टेज, जिसकी वैल्यू क्या होती है? T डिवाइडेड बाय क्या वैल्यू होती है इसकी? यस, T डिवाइडेड बाय Q। क्यू। ओके, और ये इसकी नॉर्मल वैल्यू भी होती है, बट दिस इज अ थर्मल वोल्टेज जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर की वजह से जो वोल्टेज प्रेजेंट होता है डायोड में, जिसको कि हम लोग डायोड करेंगे। 25.89। यस, 25.8 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, या तो फिर एट रूम टेम्परेचर इसकी वैल्यू होती है। इसको हमने रूम टेम्परेचर पे कंसीडर किया हुआ है। अब ये जो सर्किट आप लोग देख रहे हैं, ये जो डायोड का Q1 एंड Q2 सर्किट है, दिस इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायोड। अब अगर दो डायोड प्रेजेंट है तो दोनों डायोड में थर्मल वोल्टेजेस प्रेजेंट हैं, और अगर टेम्परेचर में चेंज आता है तो ये थर्मल वोल्टेज चेंज होगा, जिसकी वजह से इस ट्रांजिस्टर की जो कंडीशन है, जो कि इनिशियली होनी चाहिए थी, बट ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर इनके थर्मल वोल्टेजेस में चेंज होगा, और वो जो कंडीशन इनिशियल थी वो चेंज हो जाएगी। मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन इट्स आउटपुट, जो कि इनपुट चेंज हो जाता है। और हमने पहले ही पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो टेम्परेचर चेंज के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। तो अगर इस टाइप का एम्पलीफायर वी आर यूजिंग फॉर एम्पलीफिकेशन पर्पस एंड देन वी आर मेजरिंग दैट एम्पलीफाइड वैल्यू, तो वो ऑथेंटिकेट नहीं होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। मतलब ये जो एम्पलीफायर हम लोग अभी देख रहे हैं ऑन स्क्रीन, ये सक्सेसफुल नहीं होता है, स्पेशली फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ मेजरमेंट, क्योंकि ये हम एक एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं। एम्पलीफायर आप लोग पता है क्यों यूज करते हैं? एम्पलीफायर वर्ड मतलब क्या है? एम्पलीफायर का काम मैम किसी के भी एम्पलीट्यूड को बढ़ाना, मैम किसी भी यस, किसी भी एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करना, इसलिए हम यूज कर रहे हैं। और इंक्रीज करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इनिशियली उसकी वैल्यू बहुत ही कम थी। यस और नो? यस मैम। इनिशियली अगर स्मॉल वैल्यू का इनपुट है और उसे हमें मेजर करना है, तो पहले हम उसको इतना तो इंक्रीज कर लें कि हम इजिली उसको मेजर कर सकें। तो उसे इंक्रीज करने के लिए वी आर यूजिंग दिस एम्पलीफायर, बट क्योंकि ये एम्पलीफायर अपने आप में ही प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, अपनी ही इनहेरेंट प्रॉब्लम्स की वजह से, क्योंकि इसकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी ज्यादा है। इसमें यहाँ प्लस VCC और माइनस VE दिख रहा है। अगर सप्लाई वोल्टेज में थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन आता है तो उस फ्लक्चुएशन की वजह से भी ये सर्किट प्रॉपर वर्क नहीं करता है। देयर आर सेवरल इफेक्ट्स। यहाँ पे आपको जो सेकंड पैराग्राफ दिख रहा है वहां पे आपको मिलेगा कि एजी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से और सप्लाई वोल्टेज में चेंज, ये तीन फैक्टर्स की वजह से ये जो डीसी एम्पलीफायर है इसमें ड्रिफ्ट का प्रॉब्लम होता है। ड्रिफ्ट मतलब अपनी ओरिजिनल वैल्यू से चेंज हो जाना। ड्रिफ्ट, वैसे तो आप लोग ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट पढ़े होंगे, बट यहाँ पे जो ड्रिफ्ट है वो ड्रिफ्ट इज चेंज इन दी ओरिजिनल वैल्यू। इसमें ड्रिफ्ट प्रेजेंट होता है और उस ड्रिफ्ट की वजह से ये अपनी जो एक्चुअल वैल्यू है उसको शो नहीं कर पाता है, और इस वजह से ये एम्पलीफायर सक्सेसफुल नहीं होता है फॉर यूजिंग दी स्मॉल वैल्यूज, फॉर मेजरिंग स्मॉल वैल्यूज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इसलिए हम इस एम्पलीफायर को नहीं यूज कर सकते हैं इन सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे कि हमें बहुत ही स्मॉल वैल्यू से डील करना है, जहाँ पे कि यहाँ आप लास्ट पैराग्राफ देखेंगे कि जहाँ हमें माइक्रोवोल्ट रेंज के वोल्टेज को मेजर करना है, उस केस में ऐसे एम्पलीफायर को हम नहीं यूज कर सकते हैं, इवन दो वी हैव डीसी एम्पलीफायर।
मतलब ये नेचर में डीसी है, डीसी इनपुट को एम्पलीफाई कर रहा है, बट स्टिल दिस सर्किट हैज इनहेरेंट प्रॉब्लम, दिस सर्किट हैज द प्रॉब्लम ऑफ ड्रिफ्ट, और इस ड्रिफ्ट की प्रॉब्लम की वजह से हम इसे यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी अफेक्ट होती है इसकी वजह से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। और बहुत ही स्मॉल रेंज का सिग्नल हम यूज कर रहे हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ही कम है, फ्रीक्वेंसी अप टू 100 to 300 हर्ट्ज। मतलब इतने कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल अगर मेजर करना है उस केस पे हम चॉपर टाइप डीसी एम्पलीफायर वोल्टमीटर यूज करेंगे, बट उसमें हम डीसी एम्पलीफायर नहीं यूज करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट इलस्ट्रेशन कि डीसी एम्पलीफायर हम क्यों यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि डीसी एम्पलीफायर में ड्रिफ्ट की प्रॉब्लम होती है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अगर डीसी एम्पलीफायर यूज नहीं कर रहे हैं तो कौन सा एम्पलीफायर यूज करेंगे। दो ही नेचर होते हैं, एक डीसी नेचर मैम होता एक है, एक एसी। क्वेश्चन है। यस, हाँ हाँ बोलो। मैम इसमें 2 ट्रांजिस्टर क्यों लगे हैं? दो ट्रांजिस्टर इसलिए लिए गए हैं क्योंकि ये बैलेंस्ड ब्रिज एम्पलीफायर है। एक किसी भी सर्किट को अगर आपको बैलेंस्ड बनाना होगा तो जो करंट एक ब्रांच में फ्लो हो रही है वही करंट दूसरे ब्रांच में फ्लो कराना होगा, और उसके लिए यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं ताकि ये जो ब्रिज है ये बैलेंस्ड बना रहे। ओके मैम। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि हम डीसी एम्पलीफायर क्यों यूज नहीं करते हैं इन चॉपर टाइप डीसी एम्पलीफायर, तो ही आपको ये सर्किट बनाकर एक्सप्लेन करना है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है आपको इन चॉपर टाइप डीसी एम्पलीफायर ये सर्किट बनाने की। ये जो सर्किट बना हुआ है ये सर्किट है एक डीसी एम्पलीफायर का, बट ओरिजिनली वी डू नॉट यूज दिस सर्किट इनसाइड द चॉपर टाइप एम्पलीफायर। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि हम क्या यूज करते हैं। एक मिनट, सो अब प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन कि चॉपर टाइप एम्पलीफायर का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। सबसे पहले तो हमने अभी तक जो देखा कि हम डीसी एम्पलीफायर क्यों नहीं यूज करते हैं। अब अगर डीसी एम्पलीफायर यूज नहीं करते हैं तो दूसरा ऑप्शन बचता है एसी एम्पलीफायर। दो ही टाइप के एम्पलीफायर हो सकते हैं क्योंकि तीसरा कोई नेचर नहीं होता है, एक डीसी नेचर है एक एसी नेचर है। तो अब जो एम्पलीफायर हम यूज करेंगे वो है एसी एम्पलीफायर। ध्यान रखने वाली चीज ये है कि हम यूज तो एसी एम्पलीफायर कर रहे हैं, बट मेजर कौन सी क्वांटिटी कर रहे हैं हम? मेजर कौन सी क्वांटिटी करेंगे? जो अननोन क्वांटिटी है, जो अननोन वोल्टेज है, उसका नेचर क्या है? डीसी। डीसी वोल्ट। ठीक है, मतलब ये डीसी वोल्ट मीटर है, बट वी आर यूजिंग नाउ दिस एसी एम्पलीफायर। तो अब अगर हम एक डीसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं और यूज अगर एसी एम्पलीफायर कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें? बीच में उस डीसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेक्टिफाई एसी करना में, रेक्टिफाई, और उसके और भी बहुत सारे ऑप्शन है। यस, उस डीसी को कन्वर्ट करना होगा एसी में, एंड देन अगेन उस एसी को हमें कन्वर्ट करना होगा डीसी में, और फिर आखिरी में उस डीसी को मेजर करने की जो बेसिक डिवाइस है वो कौन सी हम यूज करेंगे, जो अभी तक यूज करते आ रहे हैं। अल्टीमेटली उस डीसी को मेजर करने के लिए हम कौन सा मीटर यूज करेंगे? एनीवन? वोल्ट मीटर। हाँ हाँ, वोल्ट मीटर के अंदर जो बेसिक मीटर लगा हुआ है वो कौन सा मीटर है? पीएमएमसी मीटर। पीएमएमसी मीटर। यस, वोल्ट मीटर के अंदर भी तो एक बेसिक मीटर लगा हुआ है ना। वो बेसिक मीटर जो डीसी वैल्यू को मेजर कर रहा है वो पीएमएमसी है, बट हम यहाँ पे डायरेक्ट पीएमएमसी यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वी आर डीलिंग विथ स्मॉल वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, मतलब माइक्रो वोल्ट रेंज के वोल्टेज को हम मेजर कर रहे हैं। तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट, एक स्पेशल टाइप का वोल्ट मीटर है विच इज चॉपर टाइप वोल्ट मीटर, उसको देख रहे हैं। बट अल्टीमेटली वो डीसी को मेजर करने के लिए हमें पीएमएमसी ही यूज करना है, मतलब जो एंड स्टेज होगी फॉर दैट डीसी क्वांटिटी वो पीएमएमसी मीटर ही होगा जो की वैल्यू को रीड करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एसी एम्पलीफायर हम यूज कर रहे हैं वो कैसे वर्क करता है।
नॉर्मल एसी एम्पलीफायर के अंदर की वर्किंग को नहीं देखना है हमें। एसी एम्पलीफायर मतलब जो एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, बट उसके अलावा भी बहुत सारी वर्किंग है कि जो ये डीसी आ रहा है उसे हम एसी में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम चॉपर मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं और इसीलिए इसका नाम है चॉपर टाइप। चॉपर मॉड्यूलेशन एंड चॉपर डीमॉड्यूलेशन, दो ब्लॉक दिख रहे हैं आपको। चॉपर मॉड्यूलेशन, चॉपर डीमॉड्यूलेशन, ये आपकी जो प्रोसेस है ये मैकेनिकल प्रोसेस भी हो सकती है एंड नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब मैकेनिकली ऑपरेट करके हम उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करें, या तो फिर नॉन मैकेनिकल मतलब कि हम कोई ऐसी डिवाइस यूज करें विच विल बी ऑटोमेटिकली ऑन एंड ऑफ, एंड उसी ऑन एंड ऑफ के थ्रू हम जो नॉर्मल एक डीसी सिग्नल है उसको स्क्वायर पल्स में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो जो यहाँ पे प्रोसेस यूज करी गई है वो नॉन मैकेनिकल प्रोसेस है, और नॉन मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर वी आर यूजिंग फोटो डायोड। अब फोटो डायोड पे जो फोटो डायोड के अंदर जो मटेरियल यूज किया जाता है वो एक टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल है, और उस सेमीकंडक्टर मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब इस फोटो डायोड के ऊपर लाइट इंसिडेंट कराई जाएगी तो जो इस फोटो डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस है इनिशियली जो बहुत ज्यादा होता है, वो जैसे ही लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो वो बहुत ही कम हो जाता है। अब आप लोगों ने नॉर्मल डायोड पढ़ा है, पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में आप लोगों ने पढ़ा है कि एक तो फॉरवर्ड बायस मोड होता है, एक रिवर्स बायस मोड होता है। जो फॉरवर्ड बायस मोड होता है उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, कोई बता सकते हैं? एनीवन? मैम नॉर्मल डायोड जैसा रहता है। नॉर्मल डायोड जैसा मतलब उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है या ज्यादा, मैं ये पूछ रही हूँ। कम होती है मैम। फॉरवर्ड बायस में जो डायोड के क्रॉस रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है, आइडियली तो उसको हम 0 लेते हैं क्योंकि आइडियली फॉरवर्ड बायस मोड में डायोड शॉर्ट मानते हैं, और रिवर्स बायस मोड में आइडियली हम उसे ओपन मानते हैं, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। तो प्रैक्टिकली फॉरवर्ड बायस मोड में कुछ अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस बट वेरी स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट होता है, और वहीं प्रैक्टिकली रिवर्स बायस मोड में वो एग्जैक्ट ओपन सर्किट नहीं होता है, उसके अक्रॉस एक रिवर्स बायस रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ये आप सभी लोगों को पता है? यस मैम। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है। इन केस ऑफ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, बट इन केस ऑफ फोटो डायोड वी अप्लाई लाइट, वी इंसिडेंट लाइट। जो लाइट की बीम है उस लाइट की बीम के पड़ने से आपका डायोड ऑन या ऑफ होता है। जब लाइट पड़ेगी मतलब जब लाइट इंसिडेंट होगी तो डायोड के अक्रॉस का रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगा। बहुत ही कम होने का मतलब है डायोड एक तरीके से शॉर्ट हो जाएगा, और जब लाइट इंसिडेंट नहीं होगी तो उसके क्रॉस का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, और बहुत ज्यादा होने का मतलब है कि वो डायोड क्या होगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन कि फोटो डायोड कैसे वर्क करता है? और मैम अगर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज में जितना वोल्टेज मिल गया उसको तो फिर यहाँ रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात नहीं करी जा रही है बेटा, दिस इज अ फोटो डायोड। फोटो डायोड मतलब लाइट इंसिडेंट होने पर ही इसमें फॉरवर्ड बायस करंट फ्लो होगी, रिवर्स बायस करंट फ्लो होगी उसी केस में। और जब रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस तभी होगा जब लाइट इंसिडेंट होगी। लाइट इंसिडेंट हो रही है मतलब फॉरवर्ड बायस में गया है, फॉरवर्ड बायस में गया है तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, फिर उसके बाद वापस ये अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा जैसे जैसे आपने लाइट इंसिडेंट नहीं कराई, तो फिर वापस से इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा और ये अगेन ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे जो ये मैकेनिज्म लगाई गई है, ये जो आपको सेकंड सर्किट दिख रहा है, एक हमने सर्किट लिया है डीसी, डीसी के साथ रजिस्टर लगा दिए गए हैं, दो सीरीज में रजिस्टर और एक शंट में, और इस अरेंजमेंट के थ्रू क्या किया जा रहा है कि जो भी डीसी आ रही है, जो भी डीसी सिग्नल आ रहा है उसे कन्वर्ट किया जा रहा है पल्स के फॉर्म में। अब ये पल्स के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो रहा है कि यहाँ पे जो डीसी सिग्नल है जब लाइट इंसिडेंट नहीं होगी, ये सर्किट में देखिएगा आप लोग, इनिशियली जो भी करंट आ रही है
वो आर के थ्रू है एंड ये फोटो डायोड डिवाइस लगी हुई है। इस पे इनिशियली अगर लाइट नहीं इंसिडेंट कराई गई है तो इसके अक्रॉस का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? इनिशियली लाइट हमने इंसिडेंट नहीं कराई है तो इसके क्रॉस का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और आउटपुट में आपको एज इट इज जो भी वोल्टेज है वो मैक्सिमम मिलेगी आउटपुट में, ये मैक्सिमम वोल्टेज। फिर उसके बाद लाइट इंसिडेंट कराई गई तो इसके क्रॉस का रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस बहुत कम होते ही ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा या ऐसा सर्किट जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज प्रेजेंट होगा, यहाँ जो वोल्टेज है उससे डिवाइड होकर के कुछ कम वोल्टेज मिलेगा। तो आपको नेक्स्ट साइकिल में मतलब जैसे ही लाइट इंसिडेंट कराना स्टार्ट कर दिया तो हमें वोल्टेज की वैल्यू कम मिलेगी। और इस तरीके से हमें ये शेप, अगर हम एक रेगुलर पैटर्न में मतलब एक फिक्स्ड टाइम में लाइट को इंसिडेंट कराएं एंड देन लाइट को ऑफ करें, फिर लाइट को इंसिडेंट कराएं, तो हमें आउटपुट में एक ऐसा शेप मिलेगा जिसमें कि हमें एक मैक्सिमम वैल्यू, देन मिनिमम वैल्यू, देन अगेन मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, और ये एक स्क्वायर शेप को फॉर्म करता है और इस तरीके से हमें डीसी से एसी सिग्नल मिलता है। क्या ये डायग्राम क्लियर है आप लोगों को? हम इसकी जगह हम इंटीग्रेटर भी तो यूज कर सकते हैं जो आप बता रही थी कल। फंक्शन जनरेटर में जो हमने यूज किया था उसकी बात कर रहे हो आप? यस मैम। यहाँ पे हम वो यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? क्योंकि फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, वी आर डीलिंग विथ वेरी स्मॉल रेंज ऑफ इनपुट, मतलब माइक्रोवोल्ट रेंज में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कोई ऐसा हैवी डिवाइस नहीं ले सकते हैं जो कि ज्यादा वोल्टेज पे वर्क करेगा। और दूसरा, ऑलरेडी यहाँ पे 2 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, तो हम अपने सर्किट में जितना कम से कम कैपेसिटर रख सकते हैं ये कोशिश करी जाती है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर जो है वो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स होते हैं और अगर हमारे सर्किट में कैपेसिटर ज्यादा लगा हुआ है तो एक बार आप स्विच ऑफ करने के बाद भी ये चांसेस रहता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज स्टोर होगा और जब आप उसको ऑन करोगे तो वो आगे रिएक्ट, आगे कुछ प्रोसेस, मतलब हमारे सर्किट की प्रोसेस में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस हो सकती है उस कैपेसिटर की वजह से। जरूरी नहीं है कि होगी ही, बट कैपेसिटर होने की वजह से ये चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी वी आर यूजिंग एसी एम्पलीफायर एंड ऑलरेडी देयर आर 2 कैपेसिटर्स जो हमें दिख रहे हैं। तो अननेसेसरी हम और ऐसे एलिमेंट्स क्यों ऐड करें सर्किट में कि जिसकी वजह से सर्किट का ऑपरेशन और कॉम्प्लिकेटेड हो। नॉर्मल ये एक लीनियर सर्किट दिख रहा है आप लोगों को, ये सर्किट डीसी है, 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, इससे ज्यादा सिंपल कोई और सर्किट हो सकता है क्या? इसलिए ये यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल एक नॉन मैकेनिकल फोटो डायोड से बस लाइट इंसिडेंट करानी है और उस प्रोसेस से ऑन एंड ऑफ। देखो यहाँ पे फोटो डायोड की अगर आप वर्किंग पढ़ने जाएंगे तो वर्किंग जैसे आपने डायोड पढ़े हैं ना, इन डिटेल आप डायोड पढ़ रहे हो, वैसे ही फोटो डायोड की भी पूरी वर्किंग है। बट इन दिस पर्टिकुलर केस फोटो डायोड इज बीइंग यूज्ड एज अ स्विच ओनली। तो आपको यहाँ पे जो वर्किंग पढ़नी है इसकी वो ये समझना है कि फोटो डायोड यहाँ पे कब ऑन हो रहा है एंड कब ऑफ हो रहा है। बाकी ये आपका सब्जेक्ट है, यहाँ आपको फोटो डायोड पढ़ने हैं, आपकी अलग यूनिट में फोटो डायोड गिवन है, बट वहां पे हम पढ़ेंगे कि फोटो डायोड कैसे काम करता है। इन दिस केस आपको बस ये समझना है कि हाउ इट इज बीइंग ऑन एंड ऑफ। वो क्लियर मैम, एक बार ग्राफ बता दीजिए, ग्राफ एक और इसकी बात कर रहे हो आप? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनपुट हमारी क्या जा रही है, इनपुट एक कांस्टेंट डीसी है, दिस, ये क्लियर है सभी को? ये इनपुट जा रहा है, आर रजिस्टर लगा हुआ है, देन फोटो डायोड शंट में लगा हुआ है। सबसे पहले इनिशियली लाइट इंसिडेंट नहीं कर रहे हैं, लाइट इंसिडेंट नहीं कर रहे हैं तो फोटो डायोड के अक्रॉस क्या है, बहुत ज्यादा है, मेगा में है, मेगा है, तो उसको हम लोग एक ओपन सर्किट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्यों ओपन सर्किट की तरह ट्रीट कर सकते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब करंट की वैल्यू क्या होगी इसके अक्रॉस? इफ आर इज वेरी हाई देन आई विल बी नियरली 0 और वेरी स्मॉल देन वी कैन नेग्लेक्ट दैट करंट। और अगर हम उस करंट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं देन वी कैन ट्रीट दिस ब्रांच एज ओपन सर्किट। और अगर ये ओपन सर्किट है तो आउटपुट में हमें उतनी पूरी डीसी मिलेगी जो डीसी अप्लाई कर रहे हैं हम, दैट मीन्स आउटपुट में हमें ये पूरा लेवल मिल गया। देन उसके बाद नेक्स्ट
साइकिल आई और उसमें लाइट इंसिडेंट करा दिया गया। लाइट इंसिडेंट कराते ही ये फोटो डायोड के क्रॉस का रेजिस्टेंस जो कि मेगा ओम्स में था, अब वो कुछ ओम्स में हो गया, 100 ओम्स या एट द मैक्स 1 किलो ओम हो गया। तो जब इतना कम रेजिस्टेंस हो गया तो डेफिनेटली अब इस ब्रांच में करंट फ्लो होगी और इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा, और ये जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो इनिशियल वोल्टेज से कम होगा, जिसकी वजह से जो वोल्टेज पहले हम दे रहे थे वो कम होकर के नीचे हो जाएगी वैल्यू। तो आपको कुछ कैसा शेप मिलेगा, पहले एक V मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और ये दूसरी वाली क्या हो जाएगी, V मिनिमम। ये जो दूसरा लेवल दिख रहा है V मिनिमम, और ऐसा ही कुछ टाइम तक होगा। क्यों? क्योंकि ये एक फोटो डायोड है, ये कोई आइडियल डिवाइस नहीं है, इसको एक टाइम लगेगा हाई रेजिस्टेंस से लेकर के लो रेजिस्टेंस तक आने में। देयर विल बी अ ट्रांजिशन पीरियड, उस ट्रांजिशन पीरियड में ये अपनी हाई वैल्यू से लो वैल्यू में आएगा, देन अगेन लो वैल्यू से हाई वैल्यू में जाएगा। तो इसलिए इस टाइम को अगर मेंटेन करके रखा जाए तो इसका जो साइकिल होगा वो बहुत ही कम होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप 1 मिली सेकेंड या 1 माइक्रो सेकेंड का टाइम रख दो। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ जो हम लोग सिग्नल यूज कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, सॉरी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। मैम लो से हाई मैम, कम मैम लो से हाई मैम कैसे जा रहा है? लाइट हम लोग वेरी कर रहे हैं क्या, बंद स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रहे हैं क्या लाइट को? यस अभी नेक्स्ट सर्किट एक और आएगा जिसमें आपको दिखेगा कि हम लोग कब लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, कब लाइट इंसिडेंट नहीं करा रहे हैं। तो इसीलिए ये आपका पहले हाई वोल्टेज देन लो वोल्टेज जब रेजिस्टेंस लो हुआ इसके अक्रॉस का, फिर अगेन हाई वोल्टेज जब हमने लाइट को स्विच ऑफ कर दिया, फिर से हाई वोल्टेज, देन अगेन लाइट इंसिडेंट कराई तो फिर से लो वोल्टेज, और इस तरीके से आपको एक डीसी वैल्यू से एक स्क्वायर वेव सिग्नल मिलता है, एक स्क्वायर पल्स सिग्नल मिलता है। अब यहाँ पे जो टाइमिंग है वो टाइमिंग हम ऐसे मेंटेन करके रखते हैं कि फोटो डायोड इतने टाइम में अपनी हाई स्टेट से लो स्टेट में एंड देन अगेन लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में पहुंच जाएगा। ये क्लियर है सभी को? कोई डाउट है क्या अभी इस कॉन्सेप्ट में कि किस तरीके से मॉड्यूलेशन का काम हो रहा है? और चॉपर हम इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि ये एक चॉपिंग की तरह वर्क कर रहा है कि जो डीसी सिग्नल आ रहा है उसको हम लोग चॉप कर रहे हैं, चॉप करके वी आर कन्वर्टिंग इनटू स्क्वायर सिग्नल, और इसलिए इसका नाम दिया गया है चॉपर टाइप डीसी एम्पलीफायर वोल्टमीटर। और यहाँ पे जो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस है, मॉड्यूलेशन का प्रोसेस मतलब जो इनपुट डीसी सिग्नल है उसको हम एसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस मतलब जो इनपुट एसी, जो इसके इनपुट में एसी आ रहा है, जो एसी एम्पलीफायर के आउटपुट से एसी आ रहा है वो वापस से कन्वर्ट करना है हमें उसी डीसी में जो कि प्रोपोर्शनल है जो इनपुट में आ रहा था उसके। तो इसलिए यहाँ पे दो जो ब्लॉक इनिशियली दिख रहे हैं ये है चॉपर मॉड्यूलेशन एंड देन चॉपर डीमॉड्यूलेशन। और एक बार एसी में कन्वर्ट हो गया तो बीच में जो ब्लॉक है वो है एम्पलीफायर का, एंड दिस एम्पलीफायर विल एम्पलीफाई द इनपुट एसी सिग्नल। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? यस मैम। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका नेक्स्ट डायग्राम। ये इसका प्रिंसिपल का डायग्राम है। देन अब ये है एक्चुअल डायग्राम। यहाँ पे ये डायग्राम में थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो चीज बनी हुई है यहाँ पे, ये और ये इसी को जूम करके ये बनाया है मैंने, ठीक है। इसका ऐसा ही बिल्कुल सेम डायग्राम आपको HSCLC में मिलेगा। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो मैं मेरे पास बुक है, मैं उसकी फोटो लेकर के उसको आप लोगों को प्रॉपर अपलोड कर दूंगी ताकि क्लियर समझ में आ सके कि कैसा डायग्राम है, क्योंकि ये हैंड रिटन है तो मे बी इसमें आप लोगों को उतना समझ में ना आए। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी इसी से समझते हैं, बट हाँ इसी को रेफरेंस लेकर के एग्जाम में गलत बना करके मत आइएगा प्लीज। ये जो है इसी को मैंने जूम करके ये बनाया हुआ है, ये बड़े बड़े ये जो दिख रहे हैं। तो अब ये है आपके वर्किंग का कि चॉपर टाइप वोल्ट मीटर की वर्किंग कैसे होती है। यहाँ पे अभी हमने देखा था कि जो इनपुट स्टेज में चॉपर मॉड्यूलेटर लगा होता है एंड देन आउटपुट स्टेज में चॉपर डी मॉड्यूलेटर लगा होता है। उसके बाद लगा हुआ है एक लो पास फिल्टर, देन यहाँ पे नीचे लगा हुआ है एक ऑसिलेटर। ऑसिलेटर से जो कनेक्टेड है, ये जो दो ब्लू सर्कल के अंदर मैंने बनाए हैं ये है नियॉन लैम्प।
नियॉन लैंप कनेक्टेड है एक ऑसिलेटर से। ऑसिलेटर एक ऐसी डिवाइस है विच इज यूज टू जनरेट साइनोसॉइडल सिग्नल्स। साइनोसॉइडल सिग्नल मतलब ये ऑसिलेटर की मदद से हम एक ऐसा सिग्नल जनरेट करेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये नियॉन लैंप्स ऑन एंड ऑफ होंगे और जिस भी फ्रीक्वेंसी पे ऑन एंड ऑफ होंगे उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट जा करके इन फोटो डायोड के ऊपर पड़ेगी और उसी टाइम पे ये फोटो डायोड ऑन एंड ऑफ होंगे। अब अरेंजमेंट देखिएगा आप लोग कैसा है कि ये जो जो नियॉन लैंप लगा हुआ है लेफ्ट साइड में, इससे दो फोटो डायोड्स में लाइट इंसिडेंट हो रही है। पहला है इनपुट स्टेज में जो सीरीज में फोटो डायोड लगा है उसमें, और दूसरा जो आउटपुट स्टेज में शंट में फोटो डायोड लगा है उसमें। इन दोनों में एक साथ लाइट इंसिडेंट हो रही है फ्रॉम दिस लेफ्ट साइड ऑफ नियॉन लैंप। उसी तरीके से ये जो राइट साइड का नियॉन लैंप है उससे आउटपुट स्टेज के सीरीज में जो फोटो डायोड लगा है उसमें और इनपुट स्टेज के शंट में जो फोटो डायोड लगा है इसमें, इन दोनों में एक साथ लाइट इंसिडेंट हो रही है। इज दिस क्लियर? ये डायग्राम में सभी को दिख रहा है? यस मैम। मैम लेकिन Yes, लाइट तो हर डायरेक्शन में जाएगी ना मैम, उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है वो। तो कोई ऑब्स्टेकल लगे रहते हैं क्या? कोई ऑब्स्टिकल नहीं लगे रहते बेटा, लाइट को इस तरीके से इंसिडेंट कराया जाता है, उसका अरेंजमेंट है। दिस इज अ मैकेनिकल अरेंजमेंट। अब लाइट हमें कैसे डालनी है, ऐसा नहीं कि सीधे ऑन कर दिया लाइट और लाइट पड़ेगी सब पे पड़ेगी, ऐसा नहीं है। अगर आपसे बोला जा रहा है कि ये नियॉन लैंप की मदद से एक फोटो डायोड जो सीरीज में लगा हुआ है इनपुट में, दूसरा 5 फोटो डायोड जो शंट में लगा हुआ है आउटपुट में, उसमें जा रही है, मतलब सिर्फ उसमें जा रही है, उसके अलावा और किसी में ये मैकेनिज्म नहीं है कि लाइट को हम यहाँ से टॉर्च जलाएंगे तो सब जगह जाएगी। एक नॉर्मल ये अंडरस्टैंडिंग की बात है कि लाइट कैसे जाएगी। अब वो लाइट जाने के लिए क्या अरेंजमेंट किया जाएगा वो तो नॉर्मल है, दैट इज नॉट अ टेक्निकल पॉइंट कि ये कैसे लाइट भेजी जाएगी। यहाँ पे एरो से आपको शो किया गया है, वो नॉर्मली किसी भी तरीके से लाइट भेजी जा सकती है, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि लाइट हम ऑन करेंगे तो सब पे जाएगी। बट जो समझने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे 2 लैंप्स लगे हुए हैं, 2 लैंप से एक टाइम पे एक ही लैंप ऑन होता है और एक लैंप के ऑन होने से एक टाइम पे 2 ही फोटो डायोड्स का रेजिस्टेंस में चेंज आता है और उसके बाद अगली साइकिल में दूसरा नियॉन लैंप ऑन होता है और उसकी वजह से जो दूसरे अलग दो फोटो डायोड्स हैं उनके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है और उनका रेजिस्टेंस चेंज होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो इनपुट स्टेज में ये जो फोटो डायोड्स लगे हुए हैं ये, और जो आउटपुट स्टेज में जो फोटो डायोड लगे हुए हैं ये दोनों एक दूसरे के वर्क करते हैं। मतलब अगर जो इनपुट इनकमिंग डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है तो वहीं आउटपुट स्टेज का जो फोटो डायोड है वो इनकमिंग एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। दोनों एक दूसरे के एसिंक्रोनस हैं और ऐसा अरेंजमेंट इसीलिए हो पाया है क्योंकि यहाँ पे जो 2 नियॉन लैंप यूज किए गए हैं दोनों एट अ टाइम वर्क नहीं कर रहे हैं, दोनों में एक टाइम पे एक ही वर्क कर रहा है और जो ऑन एंड ऑफ का कॉन्सेप्ट बन रहा है दोनों का वो एक दूसरे का एंटी सिमेट्रिक है। तो जहां ये डीसी को एसी में, अभी हमने देखा था कि किस तरीके से डीसी एसी में कन्वर्ट हो रहा है, उसी का जस्ट इनवर्स होता है आउटपुट स्टेज में जहां पे कि ये एसी जो कि एम्पलीफाइड है वो डीसी में कन्वर्ट होता है। डायग्राम अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए कि कैसे हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा है फिर बताइए मुझे। अभी और भी हम लोग देखेंगे कि कैसे ये एसी एम्पलीफायर वर्क कर रहा है। देन लो पास फिल्टर भी है, कैपेसिटर्स भी लगे हुए हैं, उसके बाद आखिरी में पीएमएमसी मीटर लगा हुआ है जो कि वैल्यू को रीड कर रहा है। डायग्राम सभी को क्लियर है? एक बार देख करके अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। मैम आपने फंक्शन जनरेटर के नोट्स नहीं डाले क्या अभी? अपलोड किया है लेकिन वो EMI लैब के उसमें है बेटा। ओके मैम एक फोटो डायोड को आपने वो किया है
अर्थ किया है, दूसरे को नहीं किया मैम, ऐसा क्यों? दिस इज अ कॉमन अर्थ बेटा, ये सबके लिए कनेक्शन सभी का इसी से है। यस यस मैम, ठीक है, यस। डायग्राम देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। मेन जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपके फोटो डायोड्स की होनी चाहिए कि ये फोटो डायोड कैसे वर्क कर रहे हैं। अभी हमने देखा था सेपरेट एक सर्किट लेकर के कि किस तरीके से फोटो डायोड जो इनकमिंग डीसी है उसको एसी में कन्वर्ट कर रहा है। ये डायग्राम सभी को समझ आ गया है? इसमें कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया है? इन दो फोटो डायोड्स की वर्किंग की बात कर रही हूँ मैं। क्या हो रहा है यहाँ पे कि ऑसिलेटर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट कर रहा है। जिस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल ऑसिलेटर जनरेट कर रहा है उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे नियॉन लैंप ऑन या ऑफ हो रहे हैं। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी डिसाइड कैसे करी गई है कि ऑसिलेटर इस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट करेगा? ये डिसाइड किया गया है बेस्ड ऑन कि कब फोटो डायोड कितने टाइम में ऑन एंड ऑफ होंगे। मतलब फोटो डायोड्स कितना टाइम लेंगे अपने हायर रेजिस्टेंस से लोअर रेजिस्टेंस में नॉर्मल वैल्यू स्टेज तक आने में, एंड देन नॉर्मल स्टेज से अपनी हायर स्टेज तक जाने में। इस बेसिस से इस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी सेट करी गई है। ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद नियॉन लैंप उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में पहला नियॉन लैंप एक साइकिल में ऑन होगा। जिस साइकिल में फर्स्ट नियॉन लैंप ऑन है उस साइकिल में दूसरा वाला नियॉन लैंप ऑफ होगा। जब पहला वाला नियॉन लैंप ऑन है तो सीरीज में जो यहाँ पे फोटो डायोड लगा है ये ऑन होगा, और यहाँ जो शंट में फोटो डायोड लगे हैं आउटपुट स्टेज में ये ऑन होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो इनकमिंग डीसी है वो एसी में कन्वर्ट होगा यहाँ से, और यहाँ जो इसके इनपुट में एसी आया है वो डीसी में कन्वर्ट होगा। उसके अगली साइकिल में इसके शंट वाला फोटो डायोड ऑन होगा, यहाँ सीरीज वाला फोटो डायोड ऑन होगा। शंट वाला ऑन होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ भी नहीं प्रेजेंट होगा, जीरो ग्राउंडेड है, और यहाँ जो भी सिग्नल होगा वो पास होगा, और इसकी वजह से आपका जो इनकमिंग डीसी है वो एसी में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे जो भी एम्पलीफाइड एसी है वो यहाँ डीसी में कन्वर्ट हो रहा है। ये दो चीजें क्लियर हैं कि कैसे एसी से डीसी और डीसी से एसी का कन्वर्जन हो रहा है? नहीं समझ आया? बताइए। आ गया मैम, आ गया मैम। मैम वो सेंटर वाले डायोड की वर्किंग बता दीजिए। यस, क्या है? सेंटर वाले मैम डायोड लगा है, वो ट्रायंगल क्या है मैम, समझ में नहीं आ रहा। ये डायोड नहीं है बेटा, ये एसी एम्पलीफायर है। यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ एसी एम्पलीफायर, दिस इज नॉट अ डायोड। ओके, ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अभी तक हमने फोटो डायोड की वर्किंग देखी है। एक बार मेरा डीसी सिग्नल एसी में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। तो मोस्ट बेसिक यूज ऑफ कैपेसिटर इज टू ब्लॉक डीसी एंड पास एसी। तो यहाँ पे जो भी अगर यहाँ रेसिडुअल डीसी प्रेजेंट होगा तो उसे ब्लॉक करेगा और एसी को पास करेगा ये कैपेसिटर। कैपेसिटर से पास होकर के ये जो सिग्नल है वो जाएगा एसी एम्पलीफायर में। अभी आपको एसी एम्पलीफायर को डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि पहले आप ईडीसी में सर्किट पढ़ लें अपने बीजेटी और एफईटी के, वहीं पे आप एम्पलीफायर पढ़ेंगे और वहीं से आपको ये अंडरस्टैंडिंग आएगी कि अच्छा दिस इज एन एम्पलीफायर। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको एनालॉग सर्किट्स लगेंगे जिसमें कि आपको एम्पलीफायर ही पढ़ने हैं। तो अभी ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है सेंटर पे बना हुआ, दिस इज एन एसी एम्पलीफायर, जो कि अगेन ट्रांजिस्टर्स का बना हुआ सर्किट होगा, लेकिन ये काम करेगा जो भी इनकमिंग एसी है उसको एम्पलीफाई करने का। एक बार हमारा सिग्नल एम्पलीफाई हो गया, एम्पलीफाई होने का मतलब है कि उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आया है, सिग्नल के एम्पलीट्यूड लेवल को इंक्रीज कर दिया गया है। सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वही है जो इस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है। क्यों? क्योंकि इसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर ही डायोड्स ऑन एंड ऑफ हो रहे हैं। तो जो भी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी होगी वही इस एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी। सिग्नल एम्पलीफाई होकर के फिर से कैपेसिटर से पास होगा ताकि इसके क्रॉस की कोई भी डीसी जो है वो आगे पास ना हो। देन अगेन ये जो आपका एम्पलीफाइड एसी सिग्नल है उसे
डीमॉड्यूलेट करके डीसी फॉर्म में लाया जाएगा बाय द आउटपुट स्टेज फोटोडायोड, और इनको डीमॉड्यूलेशन के बाद एक डीसी में कन्वर्ट करके फिर से यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक कैपेसिटर ऐसे शंट में लगा हुआ है, देन लो पास फिल्टर लगा हुआ है। तो कैपेसिटर और लो पास फिल्टर इसीलिए लगाया गया है ताकि वो डीसी को ही आगे पास करे। लो पास फिल्टर मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को पास करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ब्लॉक करेगा, और इसकी मदद से हम लोअर फ्रीक्वेंसी में जो आपकी डीसी, क्योंकि अब आपका एसी सिग्नल डीसी में कन्वर्ट हो चुका है, और डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कोई बता सकता है मुझे? डीसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जीरो, मतलब कि जो भी आपका सिग्नल होगा वो लोअर फ्रीक्वेंसी में ही होगा, और ये लो पास फिल्टर का काम ही है कि वो बस उसी सिग्नल को पास करे। अगर कोई एसी अमाउंट रह भी गया है तो वो इसको रिजेक्ट कर देगा, और इस तरीके से आपका जो सिग्नल है डीसी सिग्नल वो आगे जा करके जाएगा पीएमएमसी मीटर में, और वो पीएमएमसी मीटर उस एम्पलीफाइड डीसी सिग्नल को रीड करेगा, और इस तरीके से आप एक माइक्रोवोल्ट रेंज के सेंसिटिव सिग्नल को मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग चॉपर टाइप डीसी एम्पलीफायर वोल्टमीटर। क्लियर है ये सभी को? कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया हो इसकी वर्किंग में? क्लियर है मैम। एक मिनट। ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन है वही आपको यहाँ जो लिखा हुआ है वही आपको बताया गया है। ये ध्यान देने वाली चीज है कि जो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है बहुत ही कम होगी, मतलब ये समझ लीजिए कि अप टू 100 साइकिल्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इतनी कम फ्रीक्वेंसी शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर नहीं है? नो मैम। क्या विजिबल हो रहा है मैम। एक मिनट। ओके, डॉक्यूमेंट अभी ठीक है? यस मैम अभी ठीक। क्योंकि यहाँ तो स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट ही दिख रहा था, आप लोगों को कुछ और शेयर होगा शायद। ठीक है, अभी क्लियर है? दिख रहा है सभी को? यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से चॉपर टाइप डीसी वोल्ट मीटर वर्क करता है। जो कुछ चीजें जरूरी हैं जो ध्यान में रखने वाली हैं वो ये है कि चॉपर टाइप वोल्ट मीटर माइक्रोवोल्ट रेंज के डीसी सिग्नल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, यहाँ पे जो ऑसिलेटर हम यूज कर रहे हैं वो बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी का है। क्यों बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी का है? क्योंकि जो फोटोडायोड्स हैं उनका ऑन एंड ऑफ टाइम, मतलब उनके ऑन होने, उनके रेजिस्टेंस में चेंज होने में काफी टाइम लगता है, जिसकी वजह से ये हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। जो कन्वर्जन टाइम है वो लिमिटेड है, इसीलिए हम जो ऑसिलेटर का साइकिल ले रहे हैं, ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं वो बहुत ही कम ले रहे हैं। 100 to 300 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी का सिग्नल ये कन्वर्ट करता है सिर्फ। और यहाँ पे हम एसी एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं। although we are converting the DC, we are measuring the DC signal, but we are using AC amplifier। क्यों हम यूज कर रहे हैं? क्योंकि डीसी एम्पलीफायर की अपनी इनहेरेंट प्रॉब्लम होती है, ड्रिफ्ट की प्रॉब्लम होती है। ड्रिफ्ट की प्रॉब्लम क्यों आती है? टेम्परेचर में चेंज की वजह से आती है, एजिंग इफेक्ट की वजह से आती है, इसलिए हम यहाँ पे एसी एम्पलीफायर यूज करते हैं। और सबसे आखिरी पॉइंट कि ये सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है, मतलब सेंसिटिव मेजरमेंट जहाँ पे बहुत ही ज्यादा आपको स्मॉल वैल्यू से डील करनी है वहां पे यूज करते हैं हम। क्लियर है सभी को? मैम यस। मैम आउटपुट कैपेसिटर का क्या काम है? यहाँ जो आउटपुट स्टेज में लगा हुआ है कैपेसिटर, यस मैम। अगेन जो कैपेसिटर जब भी आपको दिखेगा पिक्चर में तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसका काम यही होता है कि जो भी डीसी सिग्नल है वो उसे ब्लॉक करे और एसी को पास करे। तो यहाँ पे जब सिग्नल फोटोडायोड से आगे पास कर रहा है तो ये एक कन्वर्टेड सिग्नल है जो कि एसी से डीसी में कन्वर्ट हुआ है। तो अगर एसी से डीसी में कन्वर्ट हुआ है तो उसके क्रॉस अगर कोई भी रेसिडुअल
एसी प्रेजेंट है तो उसको बाईपास करने का काम ये कैपेसिटर करेगा। और उसके आगे का फोटो डायोड को बता दीजिए, जैसे आउटपुट कैपेसिटर से आगे गया और वो जो हाँ। दूसरा नहीं लगा फोटो डायोड में, उसकी वर्किंग क्या है? ये फोटो डायोड की वर्किंग समझ आई ना, ये किस तरीके से एसी को डीसी में कन्वर्ट, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है, उसका जस्ट इनवर्स। अब देखो मैं यहाँ पे आपको लिख करके अभी, उसका जस्ट इनवर्स प्रोसेस ऐसा हो सकता है कि अब आप इसका सर्किट अलग से सर्किट बना करके समझ सकते हैं। जैसे कि एक मिनट रुको, शेयरिंग यहाँ पे व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन है क्या? हाँ है। तो अभी आप लोग को व्हाइट बोर्ड दिख रहा है यस मैम। स्क्रीन पे? दिख रहा है मैम। ठीक है, तो ऐसा एक सर्किट अभी आप लोगों ने देखा डीसी के लिए, ठीक है, फॉर कन्वर्टिंग। यहाँ इनपुट में हम दे रहे हैं एक नॉर्मल डीसी, यहाँ पे हमें मिल रहा है एक एससी वेवफॉर्म। अब इसका जस्ट इनवर्स हो रहा है। अब यहाँ इनपुट में दे रहा है एक पल्स, आउटपुट में हमें अब डीसी कैसे मिलेगा? अब आप ये देखिए, अरेंजमेंट मैंने आपको बताया कि दोनों नियॉन लैम्प का अरेंजमेंट कैसा है। जब एक टाइम पे एक में लाइट पड़ेगी, दूसरे में नहीं पड़ेगी, तो ऐसे केस में जब आपका एक दोनों फोटो डायोड है, तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि अभी आपके यहाँ पे इनपुट ये प्रेजेंट है, जब यही आपको आउटपुट में तब मिलेगा जब ये आपका ओपन होगा और ये शॉर्ट। क्लियर है? ये शॉर्ट मतलब इस पे लाइट पड़ी, इसका रेजिस्टेंस कम हुआ, इस पे लाइट नहीं पड़ रही है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ये ओपन है। उस टाइम पे आपको एज इट इज वही पल्स, वही वोल्टेज मिला। नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ कि ये आपका ओपन हो गया, ये शॉर्ट हो गया, ये ओपन हो गया, ये शॉर्ट हो गया, तो जो भी वोल्टेज यहाँ प्रेजेंट था हाई वोल्टेज, वही वोल्टेज आगे कंटिन्यू जाएगा, क्योंकि कोई चेंज आएगा ही नहीं। नेक्स्ट स्टेज में फिर से यही होने वाला है कि फिर ये शॉर्ट होगा, ये ओपन होगा, तो फिर आपको ऐसे ही वोल्टेज मिलने वाला है। तो पहले केस में जैसा चेंज हो रहा था, यहाँ पे उसका जस्ट रिवर्स होगा और कोई चेंज नहीं आएगी और आपकी हाई वैल्यू मेंटेन रहेगी, और इस तरीके से आपको एक पल्स से डीसी सिग्नल मिलेगा। समझ आ रहा है कुछ कुछ या नहीं? मैम लेकिन मैम उसमें तो दोनों एक साथ ऑन हो रहे थे ना मैम, 4 में से 2 ऑन हो जा रहे थे मैम। दोनों एक साथ ऑन हो रहे हैं, पर एक इनपुट स्टेज का ऑन हो रहा है और एक आउटपुट स्टेज का ऑन हो रहा है। समझ रहे हो? जब एक इनपुट स्टेज का ऑन हो रहा है तो जो पहले वाली वैल्यू में चेंज है वो नहीं आएगा, और फिर नेक्स्ट साइकिल में दूसरे वाले रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। इसलिए यहाँ पे दोनों एक ही टाइम पे चेंज नहीं हो रहे हैं। जो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो पहले थी, जब लाइट इंसिडेंट होगी वो ऑन होगा, और जब लाइट इंसिडेंट नहीं होगी तो उसका रेजिस्टेंस हाई बना रहेगा। ऐसा है। ओके मैम। ये मत सोचिए कि आपके दोनों रेजिस्टेंस में चेंज एक साथ आएगा। दोनों रेजिस्टेंस में एक साथ लाइट इंसिडेंट नहीं हो रही है। एक रेजिस्टेंस में एक टाइम पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, अगले रेजिस्टेंस में नेक्स्ट साइकिल में लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो जैसा पहले केस में हो रहा था कि पहले हाई से लो वैल्यू, देन लो से हाई वैल्यू जा रहा था, उसका जस्ट इनवर्स प्रोसेस हो रहा है कि अगर वैल्यू हाई मेंटेन्ड है तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में कनेक्शन ऐसा किया गया है, अरेंजमेंट ऐसा किया गया है कि अगेन वो अपनी हाई वैल्यू पर ही मेंटेन रहे, कोई चेंज आएगा ही नहीं। देन अगेन नेक्स्ट हाफ साइकिल में फिर वही हाई वैल्यू पे बना रहे, फिर नेक्स्ट हाई वैल्यू पे, और इस तरीके से आपको एक पल्स से अगेन डीसी मिलेगा। एंड दिस इज, ये जो आप थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, ये प्रैक्टिकल लेकर के चलेंगे तो पूरी तरीके से आपको एकदम से हाई वैल्यू नहीं मिलेगी। स्मॉल फ्लक्चुएशंस विल बी देयर, और इन जो स्मॉल फ्लक्चुएशंस को रिमूव करने के लिए ही आगे कैपेसिटर लगाया गया है, ताकि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसी, स्मॉल फ्लक्चुएशंस मतलब थोड़ी बहुत वैल्यू हाई से डेविएट करके कुछ लो वैल्यू पे जाएगी, तो उसे रिमूव करने के लिए कैपेसिटर लगाया गया है। देन उसको पास किया गया है लो पास फिल्टर से, फिर लो पास फिल्टर से पास होकर के वो जो डीसी वैल्यू है वो पीएमएमसी मीटर में जाएगी।
क्लियर है ये सभी को? कोई डाउट किसी को? क्लियर है मैम। तो अब ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है। नेक्स्ट वर्क सॉलिड स्टेट वोल्ट मीटर, जो हम लोग आज नहीं करेंगे। आज आप सिर्फ चॉपर टाइप डीसी वोल्ट मीटर ही हम लोग कर रहे हैं। जो अभी तक हमने किया है दिस कंप्लीटली चॉपर टाइप डीसी वोल्ट मीटर, कंप्लीटली थ्योरी है ये, इस पे बेस्ड ऐसे कोई न्यूमेरिकल भी नहीं है, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के रखिएगा। और कोई चीज नहीं समझ में आती है इस सर्किट में कि ये कैसे काम करता है तो जरूर पूछिए, ठीक है? कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई हो? क्लियर है मैम। क्लियर है सभी को? तो कल क्लास नहीं लगेगी, परसों आप लोगों का क्विज होगा। तो अभी तक जितना पढ़ाया गया है इन थ्योरी क्लासेस में, सीआरओ नहीं, ठीक है? लैब वाला पार्ट नहीं ले रहे हैं हम। थ्योरी क्लासेस में जितना भी पढ़ाया गया है आपको उसका पढ़ करके रखना है, ताकि आपसे क्विज अच्छे से हो जाए। और क्विज के मार्क्स जो भी होंगे वो, अगर आपका मिड टर्म नहीं होता है तो वो थोड़ा बहुत उसमें भी लिया जाएगा, तो उस बेसिस से आप तैयार करिएगा। क्योंकि अगर आपका मिड टर्म 1 भी होता तो उसमें अभी तक यूनिट 1 ही पूछी जाती, ठीक है? ओके मैम। क्लियर है सभी को? कोई डाउट वोल्ट मीटर से रिलेटेड, या अभी तक जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड, या क्विज से रिलेटेड, या असाइनमेंट से रिलेटेड? मैम क्विज में कैसे क्वेश्चन होंगे मैम, मतलब न्यूमेरिकल होंगे कि एमसीक्यू होंगे, कैसे होंगे? एमसीक्यू एंड न्यूमेरिकल्स बोथ। न्यूमेरिकल होंगे तो वो एमसीक्यू बेसिस ही होंगे, बस आपको सॉल्व करके जो भी एमसीक्यू होंगे उसको देखूंगी मैं। अगर हुआ तो डेटा एंट्री टाइप भी कर दूंगी। अगर आपको न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं तो उसका सिंपल डेटा एंट्री करनी होगी कि जो भी सॉल्व किया है उसका आप एंटर कर दो, जो भी आपकी वैल्यू आई है। एंड बाकी एमसीक्यू टाइप होंगे, ओके मैम। ठीक है? तो एमसीक्यू में भी थ्योरेटिकल होंगे और न्यूमेरिकल दोनों ही होंगे, तो आप उसके हिसाब से। और न्यूमेरिकल में बेटा आप ये मत सोचिए कि बहुत क्या पूछा जाएगा, पता नहीं क्या। जो ही क्लास में पढ़ाया गया है उससे कुछ भी अलग नहीं होगा, तो जो पढ़ाया गया है उसी को पढ़ लेंगे तो अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। अदरवाइज तो जैसा करेंगे तो होगा ही। एंड बाकी 27 के अलावा जिन्होंने असाइनमेंट नहीं दिया है, नेक्स्ट जो भी असाइनमेंट दिया जाएगा या जो भी आपका क्विज होगा उसमें प्लीज अपनी अटेंडेंस बना के रखिए, क्योंकि ये चीजें मैटर करेंगी इसलिए। ओके? और कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। मैम। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है? 42 स्टूडेंट्स आर देयर, 43। चलो कोई बात नहीं। सो आई एम एंडिंग दिस क्लास। तो सैटरडे मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। मैम थैंक